हेलो फ्रेंड्स। आज के क्यूआईपी में क्वालिटी कोई क्यूआईपी का मतलब हुआ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आप सभी का स्वागत है। मैं हर्षानंद आपके लिए क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आया हूँ, जहाँ पर भाई हम लोग अगर ये टेस्ट सीरीज रेगुलर करते रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। कुछ भी करने का जरूरत नहीं एक्स्ट्रा। यहाँ पर हम लोग उस तरीके के ज्ञान का बहुत ज़्यादा नहीं बात करते हैं, हम बात करते हैं किस चीज़ का किस तरीके से क्वेश्चन को सही आंसर देना है। ट्रिक्स बहुत काम आती हैं, टैक्टिस बहुत काम आता है। ठीक है, वो ज्ञान बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी होते हैं ना, रूल रेगुलेशन में फंस करके उलझ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रामर के रूल रटने के चक्कर में मत पड़ो। तो तो इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। अब पहला है, जैसे देखो, सेक्लूशन का सिनोनिम पूछा है। सेक्लूशन का क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। तो मेरे भाई इसको कैसे टैकल करोगे बताओ। अब मान लो सेक्लूशन अगर पता है, ठीक है, तो अच्छी बात है। नहीं पता है तब क्या होता है कि अब इसमें से जुगाड़ लगाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर दो वर्ड का मीनिंग मिलता जुलता रहता है तो जुगाड़ लग जाता है, दो वर्ड का मीनिंग मिलता जुलता नहीं रहता तो जुगाड़ नहीं लगता, ये भी ध्यान रखना। तो एक है रीडीनेस, सॉलिट्यूड, टैक्टिस या इन्वॉल्वमेंट। अब चारों वर्ड अलग अलग है तो इसमें आपका कोई जुगाड़ नहीं लगेगा। तो सेक्लूशन का मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्लूशन, सेक्लू मतलब सोया हुआ। मीनिंग नहीं होता, ट्रिक बता रहा हूं। सेक्लू, सेक सोया हुआ, सन माने बेटा। सोया हुआ अगर किसी का बेटा है तो क्या है? अकेला है। अगर किसी का बेटा सोया हुआ है तो क्या है? अकेला है। तो सेक्लूशन मतलब, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं सेक लुलू, सोए ले लो, बोलते हैं ना। तो सोए ले लो मतलब सोए हुए हो, लूश शन। तो सॉलिट्यूड कहने का मतलब भी क्या होता है? अकेला, स्टेट ऑफ। टैक्टिस मतलब जानते हैं, कोई टैक्टिस लगाया है, ठीक है, ट्रिक। इन्वॉल्वमेंट मतलब किसी चीज में शामिल होना। रीडीनेस मतलब जैसे किसी काम को करने का उसका रीडीनेस नहीं है, बोलते हैं ना कि ही इज नॉट विलिंग, विलिंगनेस। तो वो हो गया किसी चीज में विलिंगनेस मतलब इच्छा होना। मीनिंग सबका समझ में आ गया। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी। सॉलिट्यूड मतलब तन्हाई होता है, सॉलिट्यूड। फिर सॉली मैंने सोया हुआ, सोल लू, सॉली। ठीक है ना। तो मतलब सोए हुए में कोई अकेला होता है हमेशा, क्या होता है? 50 आदमी भी आपके साथ सोए, बगल में आसपास में हो, लेकिन वो आप अकेले ही हो। तो याद रखना इससे। अगला वर्ड है एरर फाइंडिंग है। अब इसमें थोड़े से ग्रामर के रूल लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं देता है। आप ग्रामर के रूल के पीछे अगर पड़ गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो द टीचर प्रॉमिस दैट ही विल एक्सप्लेन इट इफ दे कम बिफोर स्कूल द फॉलोइंग डे। अब इस वाले में देखो, अगर कहो तो 1 मिनट मतलब 5 सेकंड का मैं समय देता हूं आपको, अगर जल्दी से निपटा पाओ तो ठीक है। जल्दी बताओ 5 सेकंड में, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ भाई। पढ़ा रखा है टेंस में, क्या हो जाएगा? बेसिकली हमने पढ़ा है कि अगर कोई सेंटेंस है, क्या है? सेंटेंस है, ये सेंटेंस है मान लो, और अगर इसमें एक वर्ब आए, सेकंड वर्ब आया या थर्ड वर्ब आया, अगर ये वाला जो वर्ब है मेरे भाई पास्ट में है, तो ये वाला भी वर्ब किस में रहता है? बेसिकली पास्ट में रहता है, जब तक कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ना लग जाए। ये नॉर्मल सा नियम है कि कभी भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, पहले वाले वर्ब को अगर हम पास्ट में रखें तो बाद वाले भी वर्ब पास्ट में ही रखेंगे। ये नॉर्मल सा नियम है। तो इस नियम को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो द टीचर प्रोमिस्ड है, V2 है, प्रोमिस्ड पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ विल गलत है, ये भी पास्ट में हो जाएगा, वुड होगा। और चूंकि ये मोडाल है तो मोडाल के बाद V1 लगता है, ये फिर ठीक हो जाएगा। दैट ही वुड एक्सप्लेन इफ दे केम बिफोर स्कूल फॉलोइंग डे। अच्छा, ये भी गलत है, हालांकि केम होगा। तो दो गलती है इसमें, लेकिन दोनों एक ही जगह पे दिया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। बी ही अपना करेक्ट आंसर होगा।
कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि अ पर्सन हु ईट्स मीट बट नॉट सी फूड और फिश। एक व्यक्ति जो मीट खाता है, सी फूड या फिश नहीं खाता है, उस व्यक्ति को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलेंगे? ये उलझाने के लिए क्वेश्चन ऐसा बोला है। ठीक है ना? आप ध्यान से समझना इसको और बताओ उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे। इसमें भी थोड़ा समय चाहो तो ले लो फटाफट। क्या बोलेंगे उसको? हर्बीवोर मतलब समझते हो क्या होता है? हर्बीवोर कहने का मतलब होता है जो हर्ब्स प्लांट्स खाता है, एनिमल्स। कार्निटेरियन को अभी रहने देते हैं। कार्निवोर मतलब जो मीट खाता है, एनिमल्स को, किसी भी एनिमल्स को, कोई उसमें डिफरेंशिएशन नहीं। ओमनिवोर मतलब बोथ, जो प्लांट भी खाए एनिमल भी खाए, एनिमल को भी जो खा जाए प्लांट को भी खा जाए, उसको ओमनी मतलब ऑल होता है। तो इसमें एक वर्ड कुछ अलग सा दिया हुआ है, कार्निटेरियन। तो कार्निटेरियन में कंडीशन लगा हुआ होगा, पर्सन हु ईट्स मीट बट नॉट सी फूड और फिश। तो एक कंडीशन लगा के दिया है, तो हम इसको भी बी कह सकते हैं आंसर। अगर ना पता हो तो थोड़ा जुगाड़ लगा देंगे। ठीक है, चलो। क्योंकि अगर सिर्फ इसको पूछना होता, ठीक है ना, कि मीट ही खाता है, तो हम निकाल लेते कार्निवोर। कंडीशन लगा है तो जो अलग थलग वर्ड बच रहा है उसी को आंसर टिक कर दिए। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पैसिव वॉइस। कुड हैव कंप्लीटेड, ये वर्ब है। देखो, जब वॉइस का क्वेश्चन आए तो वर्ब सिर्फ देखना, पूरा सेंटेंस नहीं देखना। क्या देखना है आपको? वर्ब देखना है। अब वर्ब में आपको पता है कि अगर वर्ब हैव प्लस V3 है, तो इसी को अब देखना है। ये V3 है तो इसको दो भाग में तोड़ना, इधर हमेशा थर्ड फॉर्म में रखना, तो ये कंप्लीटेड हो जाएगा। और इधर बी का वर्ब का, जैसे ये थर्ड फॉर्म है तो बी का थर्ड फॉर्म यहां ले लेना, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। अब हैव बीन कंप्लीटेड जिसमें होगा आंसर ले लेना। कैन तो नहीं होगा, कुड ही रहेगा, तो ये गलत। कुड हैव बीन कंप्लीटेड इसमें है, कुड बी कंप्लीटेड इसमें है, देखो गलत है। कुड हैव टू बी कंप्लीटेड इसमें है, देखो ये भी अपने क्राइटेरिया में नहीं है, गलत है। तो अपना आंसर एक ही है, दैट इज बी। खूब समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? इस तरीके से वॉइस के क्वेश्चन निपटा लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है जिसमें एकोमोडेशन का स्पेलिंग ढूंढना है सही सही। सिंपल है, ACCO। आप बताओ पहले क्या होता है? ACCOMMODATION, जिसमें है वो आंसर लगा दो। क्या हो जाएगा? ACCOMMODATION कौन सा है? ए में ही मिल गया अपना, तो ए इज आवर करेक्ट आंसर। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिंपल है स्पेलिंग वाले। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है मेरे भाई? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट में बताना है तो उसमें भी हम वर्ब ही चेक करते हैं पहले। नरेशन वॉइस, इफ आई हैड द नॉलेज ऑफ द न्यू वॉशिंग मशीन आई वुड हैव रिपेयर्ड इट बाय नाउ, सेड उदित। तो उदित, उदिति है तो उदिति सेड का सेड ही रह जाएगा और दैट लग जाएगा। तो उदिति सेड दैट, उदिति सेड दैट, उदिति सेड दैट, उदिति सेड दैट, सेम है। अब प्रोनाउन पे आ जाते हैं। वर्ब एक देख लिए, आई का शी हो जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं है, नाउ का देन हो जाएगा प्रोनाउन और वर्ड्स पे। अब देखो, हैज तो होना नहीं है, वॉज तो होना नहीं है, हैव तो होना नहीं है, हैड का हैड ही रहेगा। इफ शी हैड द नॉलेज। अब यहाँ हैड हैड सबको ना भी पता चल रहा होगा कि क्यों आ रहा है, तो सब में ये वर्ड चेंज करके गलती कर दिया है। क्योंकि हैड V2 अगर है तो हैड V2 का क्या होता है? हैड प्लस हैड होता है, V3 होता है, तो मेन वर्ब तो हैड ही है।
तो हैड प्लस यहाँ V3 लगा दी, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया है। V2 बदलता है हैड प्लस V3 में, ठीक है। और यहाँ हैड को मेन वर्ब के रूप में लिया है, तो हैड हैड हो गया, बात खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन में केवल हैड रखा है, तो डिफिकल्ट है ही नहीं। ये कंफ्यूजन तब आता जब दो ऑप्शन में होता, तो कंफ्यूजन लेने का जरूरत ही नहीं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ करके कंफ्यूजन लिए होंगे, इसमें गलती की होंगे, वो सिली मिस्टेक है। ध्यान रखना, आपको नॉलेज है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। नॉलेज एग्जामिनेशन में कभी नहीं निकाला जाता, परखा जाता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, समस्याओं को निपटाने का इफिशियंसी देखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है सेंटेंस अरेंजमेंट है। करें करें। जो बच्चे बाद में देखते हो पॉज करके अपना सॉल्व करना, फिर एक्सप्लेनेशन देखना। By and large, the state sector concentrates on basic goods and social infrastructure while private industry dominates the consumer goods sector. हो सकता है, देखते हैं आगे। A welfare state does not seek to eliminate capitalist market, nor does it prevent. इससे ज़्यादा बढ़िया ये है, तो ये नहीं हो सकता ये। A mixed economy is one where both private and capitalist enterprise. इससे भी बढ़िया ये है। क्यों बढ़िया बढ़िया मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये किसी चीज का एक पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और ये दोनों को कंटेन कर रहा है, कि इकोनॉमी का चर्चा किया है कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों आते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो दोनों का चर्चा इधर इधर एग्जाम्पल के रूप में पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ होल इंफॉर्मेशन है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो वही वाला पहला सेंटेंस होता जो अम्ब्रेला सेंटेंस होता, जो पूरे को कवर करे, तो होल वाला पहले लेंगे। तो सी हमारा आंसर हो गया, सी से एक ही है। बी तो बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत है ही नहीं, टिक लगा के आगे निकल जाओ। समझ में आया? नारायण 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 नारायण। ठीक है, हालांकि इसको एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि बाकी हमने देखा ही नहीं है। डी को नहीं देखा है। अ वेलफेयर स्टेट इन्वॉल्व्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, तो इससे भी बढ़िया अब क्या हो गया कि अ वेलफेयर स्टेट इन्वॉल्व्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। एक बढ़िया जो स्टेट होता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन। तो अब इससे ज़्यादा अच्छा मुझे क्या लगने लग रहा है कि डी के बाद डी पहला सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि इसका भी अम्ब्रेला सेंटेंस डी है, ठीक है। और डी अगर पढ़ने के बाद अगर हम बात करें, तो दो ऑप्शन है, डी के बाद सी है और डी के बाद बी है। A welfare state involves a mixed economy. A welfare state does not seek to eliminate the capitalist market, nor does it prevent public investment in industry and other fields where both private and, तो डी के बाद सी इज मोर सुटेबल, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी को यहाँ पहले एक्सप्लेन किया है और फिर इसके बाद बी, फिर आखिरी में ए। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दैट। राजी हो गए? नीचे पढ़ना जरूरी था, क्यों? क्योंकि उसी का पार्ट दिया हुआ है बस। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि ट्रांजिएंट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। ट्रांजिएंट का आपको, ट्रांजिएंट का उल्टा शब्द यू हैव टू चूज। अब देखो, ट्रांजिएंट का अगर उल्टा शब्द हम बात करें, सपोज करो नहीं आता हो, तो इसमें हम कैसे सोचेंगे कि देखो एक वर्ड स्लो है और शैलो है। तो शैलो स्लो दोनों कहीं ना कहीं क्या है, छिछला इसका मतलब होता है, ये भी स्लो निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव वर्ड है। रेस्ट स्थिर होता है, मतलब रुका हुआ है कोई भी चीज, ठीक है। रुका हुआ है, चाहे स्लो है, छिछला है, ये लगभग तीनों क्या है, एक कैटेगरी के वर्ड है। इटर्निटी मतलब होता है इवर लास्टिंग, कभी समाप्त ना होने वाला, ये थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है।
तो ट्रांजिएंट का जो भी होता होगा, अगर इसको हम ये वाला आंसर दें तो ज़्यादा सूटेबल है। इस तरीके से अगर आपको ना आता हो तो ट्रिक के बेसिस पे निकाल सकते हैं, दिमाग लगाएंगे थोड़ा बनेगा। वैसे ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, मोमेंटरी। ठीक है। ईवर लास्टिंग चाहिए, इटर्निटी, जैसे बोलते हैं सोल इज इटर्नल, इटर्नल शब्द से बना इटर्निटी, मतलब हमेशा रहने वाला, ऑल टाइम प्रेजेंट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, चेन्नई इज बाय द वे अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। बाय द वे, चेन्नई इज बाय द, बाय द बाय तो होता नहीं है, बताओ क्या होगा। विच फ्रेज कैन, बाई एंड लार्ज कहने का मतलब क्या होता है, बाई बाई द बाई होता नहीं है, बाई एंड लार्ज कहने का मतलब क्या होता है, आम रूप से, कॉमनली, लार्जली एक्सेप्टेड, तो यही वाला आंसर होना चाहिए। ऑन द लार्ज तो होता नहीं है, एट द लार्ज होते हैं, ही इज एट लार्ज मतलब कंफ्यूज होता है। बाई द वे, बी शुड बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। Based on the newspaper reports, we can conclude that many accidents caused by reckless driving. ये भी वर्ब का ही क्वेश्चन है, टेंस में कहो वर्ब का कहो, जो ऐसा पहला था थोड़ा सा घुमाया हुआ है, कोशिश करोगे तो बन जाएगा। क्या होगा, मेनी, वी कैन कंक्लूड दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब में पढ़ा रहा है नॉन लिविंग है। जो बच्चे पढ़े हुए हैं मेरे से वो ध्यान देना, नॉन लिविंग है, तो वर्ब हम क्या लेंगे, पैसिव वर्ब लेंगे। क्या लेंगे, पैसिव। नॉन लिविंग मत कहो, नॉन एक्टिव कहो, नॉन एक्टिव ज़्यादा अच्छा है, कोई काम नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है, नॉन एक्टिव है, निष्क्रिय है, तो वर्ब पैसिव होगा। एक्सीडेंट्स कॉज्ड, ये कॉज्ड क्या है, एक्टिव वर्ब है, जबकि हमको कहना पड़ेगा मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड कह सकते हैं, तो पैसिव वर्ब में चला जाएगा, आर कॉज्ड। समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसी में एरर है, एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। और बाई प्लस आपको देखो ये भी दिया हुआ है, तो इसी से अगर जो पकड़ेगा तो समझेगा कि पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया, कोई डाउट नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माई अंकल्स बिजनेस हैज गॉन टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स कहने का मतलब होता है कुत्तों के, कुत्ते के पास जाओगे तो कुत्ता क्या करेगा, कुत्ते को पाल रखा है वो अलग बात है, लेकिन कुत्ते के पास जाओगे तो कुत्ता नोच खाएगा, मतलब आपको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो गेट रूइंड होता है, तो ठीक है, आंसर इज रूइंड, ए इज योर करेक्ट आंसर। इडियम का क्या करना होता है, पहले सेंस लगाना होता है, अगर रट पाए होंगे तो ठीक है, नहीं रट पाए होंगे तो सेंस से चलो। अगला क्वेश्चन है, स्टालवर्ट का अपोजिट बताना है। स्टालवर्ट कहने का मतलब क्या होता है, अच्छा अभी सोचो, ट्रिक से बता दूं, देखो अब इनके मीनिंग सबको देखो, फर्म, रोबस्ट, ये भी पॉजिटिव है। रोबस्ट मतलब क्या होता है, अच्छा पैदावार हुआ है, रोबस्ट क्रॉप्स है मतलब बहुत बढ़िया, हैविली बिल्ट, ही इज अ रोबस्ट, ये मैन ऑफ रोबस्ट कैरेक्टर बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग। फर्म का मतलब यही होता है, पॉजिटिव वर्ड। स्टॉट भी कहने का मतलब यही है, तीनों सिनोनिम है आपस में। अगर स्टॉट का मतलब ना भी पता हो तो ये दोनों का तो पता है। तो जब दो वर्ड का अगर आपको मीनिंग पता हो तो उसका ठीक निगेटिव, उसका ठीक उल्टा जैसा जो वर्ड रहेगा वही आंसर होता है। तो इसका मतलब स्टाइल वर्ड का मतलब ये दोनों में जैसा होता होगा, और उसका ठीक उल्टा कवर्डली दे रखा है, कायर। तो ये आंसर सी शुड बी आर करेक्ट आंसर, कायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देखो एक बार इसको, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन। ठीक है, नारायण नारायण, आगे बात करें। अगला है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। ईडियम का मीनिंग है, एट सिक्सेस एंड सेवेंस कहने का मतलब होता है क्या, आपका कमरा है, कमरा में क्या है,
हर चीज 6 और 7 मतलब तितर बितर होना, बिखरा हुआ होना। हैवी रेन तो होगा नहीं। कैट्स एंड डॉग, रेन कैट्स एंड डॉग्स का होता है, इन हैप्पी मूड नहीं, इन डिसऑर्डर। सुबह से लेकर के अगर कोई काम कर रहा है तो 6-7 बजे तक इंसान का क्या हो जाता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो 6 and 7 PM, इसीलिए मुहावरा ये बना है कि अगर मॉर्निंग से कोई काम कर रहा है तो एट 6 and 7, कहने का मतलब 6-7 बजे अस्त व्यस्त लाइफ होता है। डिस्प्यूट नहीं, इन डिसऑर्डर होना चाहिए। तो सी इज योर करेक्ट आंसर, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, बिफोर शी बिगेन शी आस्क द टीचर वेदर शी राइट विथ अ पेन और अ पेंसिल। बिफोर शी बिगेन शी आस्क द टीचर। अब देखो अभी समझाया था, ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो ये भी तो पास्ट में ही रहेगा। तो वेदर शी रोट, अच्छा यहाँ मोडाल का यूज कर लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। वेदर शी डिड राइट पॉजिटिव में लेंगे नहीं, तो वेदर शी शुड राइट, परमिशन की बात हो रही है। तो वेदर शी, सेल का पास्ट शुड होता है, वेदर शी शुड राइट इन पेन और पेंसिल। राइट इन पेन या इन पेंसिल होता है, राइट विथ अ पेन और विथ अ पेंसिल। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन पेन पेंसिल, इन लगाएंगे तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, याद रखना इसको। राइट विथ अ पेन या पेंसिल, राइट इन पेन पेंसिल, दोनों अलग अलग फ्रेज हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड वाले वर्ड इसमें से कौन है? मर्सिनरी है, भाड़े का सैनिक है, कि मिशनरी है, कि मशीनरी है, कि विजियोनरी है? बताओ, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड? क्या हो जाएगा? मर्सिनरी का स्पेलिंग सही है ना? मर्सिनरी मतलब क्या होता है? मर्सिनरी मतलब होता है टैक्टिस ऑफ मेकिंग मनी, टैक्टिस ऑफ मेकिंग मनी। मिशनरी का NARY होता है, विजियोनरी का भी NAR होता है, मशीनरी MECHI होता है। बाकी तो ठीक है, NERY इसको कर दो, वो भी ठीक हो गया। मिशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कहता है कि सेलेक्ट द एक्टिव पैसिव वॉइस, बाय हुम कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। तो पैसिव वॉइस में पढ़ाया था, तो पढ़ाया होगा ये पहला ही समस्या कि हु को अगर हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे, वाइस वर्सा, तो बाय हुम चाहे टू हुम में बदलता है। नो वर्ड रहे तो टू हुम में, नहीं तो बाय हुम में। तो इसका मतलब बाय हुम दिया है तो हुम में बदलेगा, तो दो तो गए। हु कैन, और उसके बाद ये भी आप जानते हैं कि मोडाल के बाद V1 लगता है। ये दो नियम याद रहे, ये वर्ब में पढ़ाया है, वॉइस में पढ़ाया है। ठीक है, तो दो गए थे और तीसरे भी गए, मोडाल के बाद V3 दे रखा है। तो हमें नॉलेज का जरूरत नहीं है, हमें ट्रिक का जरूरत है सॉल्व करने में। हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टू फैमिलीज हैव बीन एंगेज्ड इन अ बीटर डैश फॉर द पास्ट 2 decades। अब बीटर फ्यूड होता है कि क्वेरल होता है कि आर्ग्यूमेंट होता है कि फाइट होता है, सबका मतलब ये चारों लगभग सिनोनिम है। ठीक है, लेकिन एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल होता है, बीटर फाइट की, बीटर फ्यूड की, बीटर आर्गुमेंट। वही आपको देखना है। ठीक है, वही पूछना भी चाह रहा है बेसिकली। क्या कहना है, बीटर क्वेरल आपने सुना, ये सब आप इस्तेमाल किए होंगे।
नॉर्मली। तो बीटर क्वेरल नहीं बोलते हैं, बीटर आर्ग्यूमेंट भले बोलते हैं, बीटर फाइट भी बोलते, बीटर फाइट भी नहीं बोलते हैं। तो दो तो वैसे ही चला गया, है ना। तो आपने अगर ये बात किया, फ्यूड का हम लोग बेसिकली कम इस्तेमाल करते, तो बीटर फ्यूड होता है जनरली इस्तेमाल होता है। तो बीटर फ्यूड इज इक्वल टू बीटर आर्ग्यूमेंट, बोथ आर इक्वली करेक्ट। अगर इसमें कोई बी आंसर लगाता है तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक है, और ए लगाता है तो मेरे हिसाब से तो ये भी ठीक है मेरे भाई। तो लेकिन क्या है कि ज़्यादा कॉमनली हम लोग ये यूज़ करते हैं, तो इसके थ्रू यूज टू हैं। अब ये वाला आंसर लगा दो, चूंकि क्या है कि शायद क्वेश्चन इसीलिए पूछा है कि फ्यूड लोग ना लगाए, या बीटर फ्यूड के सेंस में उसको मिल गया होगा तो लगा दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से दो बोथ आर इक्वली करेक्ट, बीटर आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, बीटर फ्यूड भी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सेंटेंस अरेंजमेंट है, दे वर नॉट रियली आंसरेबल टू द कॉमन पीपल। ये तो होगा नहीं सेंटेंस का, क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन से शुरू है। इन फैक्ट ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी कुड वोट और हैड एनी से इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी नहीं होना चाहिए। किंग्स एंड क्वींस क्लेम्ड टू रूल बाय डिवाइन राइट, हो सकता है। इवन व्हेन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ वोटिंग वेर फर्स्ट इंट्रोड्यूस दे डिड नॉट इंक्लूड द होल पॉपुलेशन। ये भी नहीं हो सकता। तो सी से ज़्यादा सुटेबल आंसर लग रहा है, डी से तो है भी नहीं। कहता है कि जब किंग्स एंड क्वींस क्लेम टू रूल बाय डिवाइन राइट, किंग्स और क्वींस जो है डिवाइन राइट से रूल करना शुरू किए। फिर क्या कहता है कि इनफैक्ट ओनली स्मॉल मेजोरिटी कुड वोट। उसके बाद इस किसके बावजूद भी, जब सी के बाद अच्छा, किंग्स एंड क्वींस के लिए ये लाया है, तो सी के बाद ए हो जाएगा कि दे वर नॉट रियली आंसरेबल फॉर द कॉमन पीपल। इवन व्हेन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ वोटिंग वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस दे डिड नॉट इंक्लूड द होल पॉपुलेशन। इनफैक्ट ओनली, आखिरी में बी चला जाएगा, डी के बाद बी। तो सी ए डी बी, सी ए डी बी, ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्योंकि किंग्स और क्वींस के लिए ही ना इसमें दे आया है, तो सी के बाद सीधा सीधा ए जा रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि सारे लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, वास्तव में थोड़े से लोगों को वोटिंग के लिए इन्वॉल्व किया जो उसके पक्ष में हो। तो आखिरी वाला सेंटेंस बन गया। अगला क्वेश्चन है, द चाइल्ड टुगेदर विथ हिज ग्रैंड फादर एंड हिज पेरेंट्स इज गोइंग टू द बीच। कंटेंस ग्रामर, द चाइल्ड टुगेदर विथ हिज पेरेंट्स, द चाइल्ड टुगेदर विथ हिज ग्रैंडफादर एंड पेरेंट्स इज गोइंग टू द बीच। अब बताओ इसमें क्या एरर है भी कि नहीं है? ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आई एम आस्किंग कि बताओ है भी कि नहीं है, और है तो क्यों है। कई एक बार ये क्वेश्चन आपको, मतलब इस रूल पे काम किए होंगे। ठीक है, सिंपल सा रूल है ना। टुगेदर विथ, हमने तो इसको इलेबोरेटिव रूल बना करके लिखा है कि सब्जेक्ट वन प्लस कोई भी प्रीपोजिशन लग जाए, प्लस सब्जेक्ट टू, प्लस जितने भी कुछ भी सब्जेक्ट लगा दो, वर्ब जो रहेगा हमेशा इसी सब्जेक्ट वन के हिसाब से होगा। अगर ये सब्जेक्ट वन देखो सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये सब्जेक्ट वन प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा। तो अब यहाँ पे द चाइल्ड सब्जेक्ट है मेरे भाई, तो इसके लिए वर्ब इज ऑलरेडी ठीक ही लगा रखा है। टुगेदर विद से ग्रैंड फादर एंड पेरेंट्स जुड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है, तो नो एरर सेंटेंस है। और इज के बाद गोइंग टू द बीच होता ही है, आई एम गोइंग टू द बीच, नो एरर। अगले, नो एरर पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि ये इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, सचिन तेंदुलकर बैटिंग स्किल्स मेक हिम अ कट अबव द रेस्ट। इडियम कट अबव द रेस्ट कहने का मतलब बनाना है। अब जानते हैं सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया है तो ये इडियम भी मुश्किल नहीं रहा। कट अबव द रेस्ट कहने का मतलब, कट 10 बैट हमने बनाए, एक को हमने काटा सबसे अबव द रेस्ट, सबसे ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेंस से भी निकाल लोगे तो बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन का सारा वो। क्या हो जाएगा? सीनियर सुपीरियर टू,
सीनियर की बात नहीं होगी, एज में सीनियर होता है तब सीनियर, सुपीरियर की बात होगी। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर पैसेज। ये पैसेज का देखो, पहले हमने करवाया है पैसेज, खूब करवाया है, तो आई थिंक कि पैसेज पे अभी मैं समय नहीं दे रहा हूँ। आपको पहले इतने क्वेश्चन पे कमांड करवा लो, फिर 5 क्वेश्चन जो पैसेज का है उसके ऊपर फिर अलग से हम लोग काम करना शुरू करेंगे, तब समझाएंगे। अभी आपको पैसेज का मैं छोटा सा ट्रिक बताया हूँ कि पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पहले इतने पे खूब काम करो, लंबा पैसेज है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ द जम्मू एंड का J&K बैंक फॉल्स इन POK। अब ये सबको पता है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होने का है ही नहीं। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसेज को डीप में समझने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसका आंसर लिखा हुआ है पैसेज में। अगला क्वेश्चन के, वाई हैज द बैंक एक्वायर्ड द पोजीशन ऑफ बीइंग द मोस्ट प्रेफर्ड बैंक इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ऐसा क्यों हुआ है कि सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट प्रेफरेबल बैंक बन गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में? कुछ तो रीज़न रहा होगा, पॉजिटिव ही रहा होगा मे बी, ये भी दिया हुआ है बैंक के साथ साथ। अब ये थोड़ा सा पैसेज को रिटेन जो कर पाएगा वही कर पाएगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। गिवन पैसेज के हिसाब से ट्रू फॉल्स क्या है? तो ऐसा वाला क्वेश्चन को क्या होता है कि हालांकि ये भी कुछ पूछा नहीं है इन्फरेंस टाइप का, ये भी पैसेज में से तुरंत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल करके आंसर लगाने हैं, कुछ भी इफ एंड बट नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। अब ये भी और आसान सिंपल है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द अर्स्ट वाइल इन द पैसेज। ठीक है। अब देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन इसमें से आपको फटाफट अपने आप मिल जाएंगे बिना कोई एफर्ट के। इसलिए मैं अक्सर कहता रहा हूं कि पैसेज के लिए आप क्या करें, पहले क्वेश्चन पढ़ें। तो कौन सा ब्रांच है, तो मीरपुर ब्रांच है, हो गया खत्म। अगला कौन सा, वाई द बैंक एक्वायर्ड पोजीशन, क्यों क्यों ये ज्यादा प्रेफरेबल बैंक है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में, बताओ। क्यों है? एक्सीलेंट ह्यूमन कैपिटल है वहां। ठीक है, इसका आंसर बी है। अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक केम इन क्लोज scrutiny particularly for the decisions taken during the period starting अक्टूबर 2017 अप टू जून। ठीक है। दूसरा है बी, क्या हो जाएगा? फ्रॉम ए स्टेचर ऑफ रीजनल बैंक इट हैज अज्यूम्ड द स्टेटस ऑफ खत्तर बीइंग सिंगल मोस्ट, क्योंकि वो हमेशा से बीइंग सिंगल मोस्ट परफॉर्मर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैविंग टू बेस ऑफ 2 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो डी इज योर सुटेबल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। जम्मू एंड कश्मीर बैंक अ ज्वेल इन द क्राउन। फीचर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ जम्मू, फाइनेंशियल कंडीशन का चर्चा नहीं है, ब्रांचेज की चर्चा नहीं है, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। यही दोनों में थोड़ा सा टसल है। तो एक मुकुट पे उसका मोर लगा हुआ है ये कह लो। और आखिरी इसमें कुछ करना ही नहीं है। अर्स्ट वाइल का मतलब क्या होता है? अर्स्ट वाइल कहने का मतलब क्या होता है बताओ? प्रेजेंट होता है कि फ्यूचर होता है कि लेटर होता है कि फॉर्मर होता है? अर्स्ट वाइल का मतलब पुराना होता है, पहले वाला तो फॉर्मर हो गया। करेक्ट आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर, यस और नो? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ये पैसेज को थोड़ा भी ध्यान रखो, आप पढ़ने की क्षमता डेवलप करो, पर डे 30 मिनट्स का रीडिंग लगाओ। इसको भी हम ठीक कर देंगे, पहले बाकी के 40-25 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन ठीक करो 40 नंबर का, फिर पैसेज पे भी आपका काम करवाएंगे, पहले सीरीज में करवा रखा है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद सर।